हेलो दोस्तों, मैं नितिन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और यदि हम सिलेबस के बारे में देखें तो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेबस में एक समानता रहती है। जो थोड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है वो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता है। किसी एग्जाम में वो हमसे थोड़े डीपली क्वेश्चन करता है, किसी अन्य एग्जाम में हमसे उन्हीं टॉपिक से वो सरफेस से क्वेश्चन कर लेता है। एक बार सिलेबस पर हम नजर डालें तो सामान्य विज्ञान का जो रसायन विज्ञान वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसके सिलेबस में एक टॉपिक है ईंधन, अणु एवं परमाणु, कार्बन एवं उसके यौगिक, धातु अधातु मिश्र धातु, अम्ल क्षार, रेडियो एक्टिव पदार्थ, पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं राजस्थान पुलिस का सिलेबस दिया हुआ है उसमें से। केमिस्ट्री के कुछ और कॉमन टॉपिक जैसे सीमेंट, साबुन अपमार्जक, बहुलक, नाभिकीय अभिक्रिया, ये टॉपिक राजस्थान पुलिस में तो नहीं है, बाकी काफी सारे एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन इनको भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ईंधन के बारे में। एक छोटा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और लगभग सभी एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। तो ईंधन, फ्यूल। अब हम कहें कि साहब ईंधन कहेंगे किसे, ईंधन की परिभाषा क्या है, तो हम कहें कि ऐसे पदार्थ जिनके दहन से ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती हो, ईंधन कहलाते हैं। हम इस शब्द पे एक बार ध्यान दें, दहन पर। दहन का अर्थ है जलना, और इस शब्द को भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो हमें ऊष्मा या ऊर्जा देते हो। सामान्य तो बिना दहन के ऊष्मा या ऊर्जा नहीं देंगे। यदि ऐसा होता कि बिना दहन के वो ऊष्मा या ऊर्जा देते तो हम कभी भी कोयले को उठा ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा ऊष्मा देता रहता। तो बात करते हैं दहन या जलने की। अब जैसे ही दहन शब्द आया हमारे माइंड में ये चीज हमेशा फिक्स रहनी चाहिए कि दहन अर्थात जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन इस प्रकृति में किसी भी वस्तु का दहन संभव नहीं है। दो बातें और देखेंगे अपन। क्या ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है क्या? तो इसका आंसर रहेगा कि एक ज्वलनशील नहीं बल्कि जलने में सहायक है, जलने में सहायक। दूसरी बात हम यही देखते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन बिल्कुल एक ज्वलनशील गैस है। और तीसरी बात करें हम CO2 की, तो CO2 आग को बुझाने में उपयोग की जाती है। तो तीन बातें देखी हमने दहन को लेकर। जलने में सहायक गैस है ऑक्सीजन, ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन, और आग को बुझाने में CO2 का उपयोग किया जाता है। ये ऑक्सीजन वाला प्रयोग जब हम छोटे थे तो हमें किसी ने करके जरूर दिखाया होगा कि वो जलती हुई तीली को, माचिस की तीली को मुंह में ले जाते थे, कुछ समय बाद बुझी हुई तीली को मुंह से बाहर निकालते थे। इसका अर्थ मुंह में जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई वो तीली बुझ जाएगी, अर्थात जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। अब हम ईंधन को, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बात करें कि ईंधन को दो भागों में बांटा गया। एक तो है जीवाश्मीय ईंधन और दूसरा है गैर जीवाश्मीय ईंधन। यहां से थोड़ा समझने का पोर्शन है, क्योंकि कई बार सीधा ही क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जीवाश्मीय ईंधन का उदाहरण है। तो जैसे ही जीवाश्मीय शब्द आया हमारे माइंड में एक चीज क्लियर रहनी चाहिए कि जीवाश्म का निर्माण ऐसे मानते हैं कि काफी समय पहले जब पृथ्वी उलट पुलट हुई तो जीव जंतु और पेड़ पौधे पृथ्वी की सतह में नीचे जाकर दब गए।
अब जब ये जीव जंतु और पेड़ पौधे नीचे जाके दबे तो इनके विघटन से हमें वही तो चीजें प्राप्त होंगी जिन चीजों से ये मिलकर बने थे। जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक दीवार है, ये दीवार ईंटों से मिलकर बनी है। यदि हम दीवार को तोड़ेंगे तो हमें फिर से ईंट ही प्राप्त होंगी। ऐसे ही इन जीवों का शरीर जिन चीजों से मिलकर बना था, इनके अपघटन के बाद हमें वही चीजें फिर से प्राप्त हो जाएंगी। अब जीव जंतुओं के शरीर की बात करें तो इसमें प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी और वसा, कुछ अन्य तत्व आयन भी होंगे। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनी होगी। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका अर्थ जो जीवाश्मीय ईंधन है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब होंगे। तो हम कहें कि यहां से हम देखें जीवाश्मीय ईंधन में, तो जीवाश्मीय ईंधन को फिर से हम डिवाइड करेंगे। एक तो ऐसा ईंधन जिसमें केवल कार्बन हो, केवल कार्बन। दूसरा कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो, अर्थात कार्बन एवं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से लिया हमने हाइड्रो और ये लिखा कार्बन, अर्थात हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन। जीवाश्मीय ईंधन दो प्रकार के, केवल कार्बन हो और कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों हो। देखना जैसे जैसे पृथ्वी की सतह में हम गहराई पर जाएंगे ताप एवं दाब दोनों बढ़ते जाएंगे और इन जीवाश्मीय ईंधनों के निर्माण के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि ताप एवं दाब की अधिकता होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बहुत धीमे चलने वाला प्रोसेस है ईंधन का निर्माण। यदि ऐसा होता कि इन जीवों से बिना ताप एवं दाब के ईंधन प्राप्त होता तो हम देखते कि हमारे पास जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधों की मृत्यु होती या उनके कुछ अवशेष गिरते तो सबसे ईंधन का निर्माण हो जाता, जीवाश्मीय ईंधन का। तो ध्यान रखना कि अत्यधिक ताप एवं दाब तथा एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात करें कि साहब केवल कार्बन, तो केवल कार्बन वाले ईंधन का उदाहरण है, कोयला। फिर से बात करें कि हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन, तो देखना भी ये हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन पृथ्वी की सतह में है नीचे, तो एक मिश्रण है। अब हम कहें कि हमारे पास द्रव और गैस दोनों चीजें हैं, तो द्रव और गैस में से ऊपर कौन रहेगा? ऊपर की तरफ गैस रहेंगी क्योंकि गैस तुलनात्मक द्रव की तुलना में हल्की हैं, और नीचे रहेंगे द्रव। तो हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन फिर से दो भागों में बांटे जा सकते हैं, एक तो गैसीय अवस्था वाले और दूसरे द्रव अवस्था वाले। एक चीज और, हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन को ही चट्टानों से प्राप्त होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं चट्टानों का तेल। इसी का नाम है अपरिष्कृत तेल, इसी का नाम है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। तो हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन को दो भागों में बांट दिया गया, गैस और द्रव। यहां देखते हैं एक बार। यदि हमसे भौतिक अवस्था के आधार पर यहां से क्वेश्चन कर ले तो पूछ ले कि कोयले की अवस्था या ठोस अवस्था वाला ईंधन, तो उदाहरण हुआ इसका कोयला। अब अपन देखेंगे गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन दो उदाहरण, एक तो प्राकृतिक गैस और दूसरी पेट्रोलियम गैस। द्रव के लिए अब सुनना मेरी बात, जो हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन था, यहां कार्बन की संख्या 1 से 30 तक हो सकती है। जो भी कच्चा तेल हम पृथ्वी को खोदकर निकालते हैं उसमें कार्बन की संख्या 1 से 30 हो सकती है। अब कार्बन की संख्या 1 से 30 है तो हमने देख लिया कि जहां कार्बन की संख्या कम है वो तो हल्के होने के कारण ऊपर की ओर रहेंगे, और जिनमें कार्बन की संख्या ज्यादा है वो नीचे की ओर रहेंगे। तो निश्चित रूप से गैसीय ईंधनों में कार्बन की संख्या कम रहेगी, कार्बन की संख्या कम रहेगी। अब द्रव ईंधन जैसे हम बात करें, पेट्रोल है, केरोसिन है और डीजल है। इन तीनों में हल्का कौन है? हम एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। यदि हमारे पास पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तीनों रखे हुए, खुले में रखे हुए, तो सबसे पहले कौन उड़ता है? सबसे पहले पेट्रोल।
इसका अर्थ पेट्रोल गैस की तुलना में भारी है। फिर बात करें हम तो इसके बाद आता है केरोसिन और अंत में आता है डीजल। डीजल का भी एक बिल्कुल सामान्य सा एग्जाम्पल बताते हैं। यदि हमारा जीवन बिल्कुल सामान्य है तो हमने कई बार देखा होगा कि हमारे आसपास जो लोग दुकान में पेट्रोल या डीजल बेचने का काम करते हैं, तो हम जब अपने ट्रैक्टर या किसी अन्य व्हीकल में डीजल डलवाने जाते हैं तो देखते हैं कि वो ड्राम को काट कर ऊपर से बिना किसी कवरिंग के रखते हैं। इसका अर्थ उसके उड़ने की दर जो है बहुत कम है, अर्थात डीजल सबसे भारी है। वापस एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन, हाइड्रोकार्बन युक्त ईंधन दो भागों में बांट दिया, गैसीय ईंधन और द्रव। गैसीय ईंधन तो है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, द्रव वाले हैं पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। अब देखना, हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम है, इसको थोड़ा सा समझना, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। पेट्रोलियम का अर्थ हम केवल पेट्रोल से ना लें, और पेट्रोल का ही दूसरा नाम है गैसोलीन। गैसोलीन। अब हम बात करते हैं गैर जीवाश्मीय ईंधन, अर्थात जिन ईंधन का निर्माण जीव जंतु और पेड़ पौधों के शरीर के दबने से नहीं हुआ हो। जैसे उदाहरण है लकड़ी, उदाहरण है गोबर गैस, उदाहरण है यूरेनियम। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ईंधन का।